हॅलो एव्हरीवन. आजच्या इंटरनॅशनल मार्केटिंगच्या लेक्चरमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. आपण जे काही हॉफस्टेडचे डायमेन्शन्स मागच्या लेक्चरला स्टडी केलेत त्याच्या पुढे आपला एक टॉपिक बाकी आहे. दुसरा युनिट तेव्हा संपेल आपला. मार्केटिंग रिसर्च आपण आज स्टार्ट करतोय. पुढचा टॉपिकचं नाव आहे मार्केटिंग रिसर्च कसा केला जातो. यामध्ये आपण बराच स्टडी केलाय, मार्केटचा स्टडी केलेला आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये जनरली आपण जे आतापर्यंत शिकलो डोमेस्टिक मार्केटचा रिसर्च कसा करायचा, तर त्यामध्ये थोडंसं ऍडव्हान्स दिलेलं आहे. इंटरनॅशनल मार्केटिंग आहे, तर यामध्ये थोडासा वेगळे पॉइंट्स येण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये आपल्याला जनरली जो काही रिसर्च करायचा तर त्याची प्रोसेस वगैरे पुढे दिलेली आहे. यामध्ये मार्केटिंग रिसर्च हा जो टॉपिक आहे याची खरंच गरज आहे का, म्हणजे नीड काय आहे किंवा त्याची प्रोसेस काय आहे, नंतर स्कोप किती असेल मार्केटिंग रिसर्चला, किंवा आयटीचा रोल काय आहे मार्केटिंग रिसर्च मध्ये, असे एक 2-3 टॉपिक्स दिलेले आहेत. त्याच्यावर जर आला तर एकच मिळून क्वेश्चन येईल. त्यामुळे तुम्हाला हे छोटे छोटे टॉपिक्स एकत्रितपणे लिहावे लागतील. ओके. आणि जर ऑब्जेक्टिव्ह असतील तरी सुद्धा तुम्हाला काही ठराविक पॉइंट्सवर जास्त भर दिला जातो. म्हणजे जसं की आता इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट जो आहे, इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट मध्ये आपण जे इंट्रोडक्शन स्टडी करणार आहोत त्यामध्ये जनरली बघा, द एक्सप्लोसिव्ह ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हॅज अनलिश्ड अ टॉरंट ऑफ डिमांड फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. मुळात रिसर्च का केला जातो? मार्केटची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती आपल्याकडे असेल तर आपल्याला त्याचं काय बेनिफिट मिळतं, किंवा तो रिसर्च केल्यामुळे आपण कुठले डिसिजन्स घेतो, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या रिसर्चच्या थ्रू समजतात. यामध्ये दिले कंपनीज एक्सपांडिंग इनटू न्यू अँड अनफॅमिलियर मार्केट्स नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट डिमांड अँड मार्केट कंडिशन्स. मॅनेजर्स सीकिंग टू एक्सपांड अँड डायव्हर्सिफाय ऑपरेशन्स नीड इन्फॉर्मेशन टू डेव्हलप इफेक्टिव्ह स्ट्रॅटेजीज इन द मार्केट्स. म्हणजे आता इथे काय केलंय की आपल्यासाठी जे अनफॅमिलियर मार्केट आहे, अननोन असे पर्सन्स, अननोन असे कस्टमर्स तिथे आहेत, तिथली डिमांड कशी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला काय करायच्यात की जाणून घ्यायच्यात. कारण आपल्याला आपला जो बिझनेस आहे तो एक्सपांड करायचा आहे. मग हे जर आपल्याला करायचं असेल तर आपल्याला इफेक्टिव्ह अशा मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज तिथे यूज कराव्या लागतील. आणि त्या मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज यूज करायच्या असतील तर तुम्हाला तिथलं रिसर्च करणं हे मस्ट असेल. मग आता यामध्ये आपण जनरली बघतोय की at the same time आता information needs now extend from the mature industrialized markets of Europe, the US and Japan, the unstable but growing markets of Latin America, the politically uncertain markets of the Middle East and Russia. Politically uncertain म्हणजे काय की जिथलं पॉलिटिकल इनस्टेबल आहे, आपण पॉलिटिकल इनस्टॅबिलिटी हा पॉइंट स्टडी केला. मग असे जे हे आहेत मिडल ईस्ट, रशिया and the rapidly changing markets of Southeast Asia to the emerging African markets. म्हणजे ज्या मार्केटमध्ये काही चेंजेस येत आहेत आता, त्यांनी दिलं रॅपिडली चेंजिंग मार्केट्स, म्हणजे जे आता वेगाने बदल होतोय जो मार्केटमध्ये, तो आपल्याला जाणून घ्यायचा असेल, त्याची इन्फॉर्मेशन घ्यायची असेल तर रिसर्च करणं हे गरजेचं असेल. ऍट द सेम टाइम इन्क्रीजिंग कल्चरल डायव्हर्सिटी. आता कल्चरल डायव्हर्सिटी हा प्रकार, कल्चरल एन्व्हायरमेंट स्टडी केला की नाही आपण, तर मेक्स इट इम्पॉर्टंट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड कंजप्शन पैटर्न. जनरली हम लोग देखते हैं ना कि अभी हमारा जो पैटर्न है कंजप्शन पैटर्न, वो भी चेंज होता जा रहा है. जैसे कि बच्चे जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तब हमारे जो जनरेशन थी एट दैट टाइम बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल कोई प्रोडक्ट हो, या जैसे कि आप लोग लैपटॉप यूज करते हो मोबाइल फोन से, तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन अभी जो जो कंजप्शन पैटर्न है उसके अंदर हमारी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गई है. जिस तरह से मार्केट में चेंजेस आना शुरू हो जाता है वैसे ही हमारे कंजप्शन पैटर्न पे उसका इम्पैक्ट होता है. सो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंक्रीज ट्रैवल, वेव्स ऑफ माइग्रेशन एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन आर रिजल्टिंग इन द ब्लरिंग ऑफ कल्चरल बाउंड्रीज. यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस है. तो ग्लोबल कम्युनिकेशन करने के लिए या बाहर के कंट्रीज में अगर हमें बिजनेस करना है तो ऐसे हालात में हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, वहाँ की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी. ओके. सो
नीड फॉर कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिसर्च। इंटरनेशनल रिसर्च की जरूरत क्यों है? आइडेंटिफाई डिससैटिस्फाइड कस्टमर, मतलब कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्यों नहीं है, आइडेंटिफाई करो। उसके बाद है फाइंड आउट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। मॉनिटर एंड ट्रैक सर्विस परफॉर्मेंस। ट्रैक करना किसी चीज को मतलब क्या है कि उस पर नजर रखी जाती है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपकी मार्केट में, जब आप प्रोवाइड करते हो प्रोडक्ट्स को, तो प्रोडक्ट किस वे से जा रहा है, किस इंटरमीडियरीज के थ्रू जा रहा है, वहां पे हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस लेने, मॉनिटरिंग करना है कि जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस स्ट्रांग आता है या वीक आता है, ये हमें समझ में आता है। परफॉर्मेंस किसका होगा? सर्विस का। आपकी सर्विस किस तरह से दी जाती है कस्टमर को, उससे ही हमें समझ में आता है कि कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है, अगर डिससेटिस्फाइड है तो क्यों है, या उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है। अभी जो हमारा परफॉर्मेंस है, सर्विस परफॉर्मेंस, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो ये हमें समझ में आ सकता है। इसके लिए मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत है। असेस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ही कंपैरिजन टू कंपटीशन, यानी कि हमें परफॉर्मेंस को चेक करते वक्त क्या करना है कि कंपैरिजन करनी है कि हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है और हमारे सर्विसेज किस तरह के हैं, हमारा परफॉर्मेंस किस तरह का है। ये ऑर्गेनाइजेशन का भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर्स के साथ। असेस द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन, उनके एक्सपेक्टेशन काय आहे और परसेप्शन, त्यांना नक्की काय अंडरस्टँड झालंय, त्यांचा समज काय झालाय आणि त्यांचे एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत. मेजर इफेक्टिव्हनेस ऑफ चेंजेस इन सर्व्हिस, म्हणजे सर्व्हिस चेंज करण्यामागे तुम्हाला काय गरज आहे, इफेक्टिव्हनेस म्हणजे जर तुम्ही ते चेंजेस केले तर काय इफेक्ट जाणवेल किंवा इफेक्ट्स कसे असतील. अप्राइज परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, एम्प्लॉय को अगर हमें सेटिस्फाइड करना है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, तो किस तरह की प्रोविजन ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उसकी वजह से ही क्या होता है, सक्सेस मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर सक्सेस नहीं मिल सकता। डिसाइड द एक्सपेक्टेशंस फॉर अ न्यू सर्विस, आपको क्या करना है कि जो न्यू सर्विस है आपकी, उससे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस ऑर्गेनाइजेशन के भी रहते हैं, कस्टमर के भी रहते हैं, तो उसे हमें ढूंढना, फाइंड आउट करना है। फोरकास्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अभी फोरकास्टिंग करना है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ओके, तो इसके लिए जरूरत है मार्केटिंग रिसर्च की। अभी यहाँ पे उन्होंने और एक चीज मेंशन की है, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कैन प्रूव यूजफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अभी ये जो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है वो यूजफुल है, ये हम कौन सी सिचुएशन को देख के बता सकते हैं। डिटरमाइनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ न्यू मार्केट बिफोर एंटरिंग, यानी कि जब भी हमें नए मार्केट में एंट्री करनी है तो फिजिबिलिटी कितनी है वो डिटरमाइन करना आता है। एस्टिमेटिंग मार्केट साइज फॉर बिजनेस प्लानिंग, आपको जो भी एस्टिमेट बनाना है मार्केट साइज का, बिजनेस प्लानिंग बनाना है, तो बिजनेस प्लानिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पडता है, एक एस्टिमेट बनाना पडता है मार्केट के बारे में। एस्टिमेट म्हणजे काय, अंदाज लावला जातो त्या मार्केटची साईज किती आहे, तिथे किती कस्टमर अवेलेबल आहे, त्यानुसार आपण काय करतो, तो बिझनेस प्लॅन तयार केला जातो। आयडेंटिफाइंग न्यू प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटीज एज वेल एज वैल्यू एडेड सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। अगर हमारे पास नॉलेज है वहां का, मार्केट का अगर नॉलेज है, मार्केट की इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में, तो ही हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं या हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल सकता है। ओके, आइडेंटिफाइंग व्हाट आर द रिस्क दैट पोज थ्रेट टू द बिजनेस, यानी कि यहाँ पे रिस्क कौन सी है जिसकी वजह से बिजनेस में हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ये इन सारी चीजों का भी नॉलेज हमें रिसर्च के थ्रू आता है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, एनालाइजिंग रूट कॉज फॉर लॉस्ट बिजनेस और कस्टमर रिजेक्शन, अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को या सर्विस को रिजेक्ट कर रहा है तो इसका भी नॉलेज हमें इसके थ्रू आएगा। आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर सेगमेंट्स एंड प्रोटेक्ट देम, अभी आपका सेगमेंट कैसे बनता है वो तो पता है ना आपको, कि सेम सिमिलर रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स जिस ग्रुप के हैं, हम क्या करते हैं, उन कस्टमर्स का एक ग्रुप बनाते हैं, उनको टारगेट करते हैं और हमें
बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिटेबल ऐसा सेगमेंट कौन सा है हमारा कस्टमर का, उसे क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। प्रोटेक्शन देना है यानी किस चीज से प्रोटेक्शन हम देंगे, तो वहां पे कॉम्पिटिटर्स भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश करती है और अपना जो कस्टमर है, सेगमेंट है जो कस्टमर का, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ओके ना। सो यहाँ पे हमें नेक्स्ट थिंग बताइए, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, उसका एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लेम्स, काय प्रॉब्लेम आहे ते एकदा डिफाइन केलं, रिसर्च प्रॉब्लेम किंवा ऑब्जेक्ट तुमचे तुम्ही एकदा डिसाइड केलेत की मला नक्की काय करायचं आहे, म्हणजे रिसर्च करायचा म्हणजे मी नक्की काय केलं पाहिजे, त्याची सुरुवात कशी असली पाहिजे. जसं आता तुम्हाला प्रोजेक्टला प्रॉब्लेम येतोय की नाही, की तसं तर तुम्हाला तो प्रॉब्लेम यायलाच नाही पाहिजे. त्याचं रिझन असं आहे की तुम्ही सेकंड इयरलाच बीआरएमचा सब्जेक्ट स्टडी केलेला आहे. बीआरएम स्टडी केल्यानंतर मला वाटतं कोणालाही हा प्रश्न पडू नये की नक्की प्रोजेक्ट कसा बनवला जातो किंवा त्यामध्ये काय असतं, कारण त्यामध्ये अप टू डेट नॉलेज तुम्हाला दिलेलं आहे की त्याचे स्टार्टिंग एरियाज कसे फाइंड आउट करायचे आहेत, म्हणजे सब्जेक्ट कसा फायनल करणार आहात, कुठल्या सब्जेक्टवर केलं म्हणजे तुम्हाला ते बेनिफिशियल असेल, हे सगळं नॉलेज तुम्ही सेकंड इयरला स्टडी केलंय. त्यामुळे इथे इंटरनॅशनल लेवलला जेव्हा आपण शिकतोय की इंटरनॅशनल लेवलचा रिसर्च कसा केला जातो, तर सुरुवातीला तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करावे लागतील। डेवलपिंग रिसर्च प्लान, यहाँ पे डेवलप करना है मतलब क्या करना है कि एक बार मैंने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, डिफाइन कर लिए, उसके बाद मुझे एक प्लान तैयार करना है। डिसाइडिंग द टाइप ऑफ डेटा, यानी कि यहाँ पे हम कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, तो उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये भी डिफाइन किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। डिटरमाइनिंग द रिसर्च अप्रोच, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिसर्च का अप्रोच किस तरह का है। उसके बाद आता है कि सिलेक्टिंग द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, आपको एक ही मेथड डेटा कलेक्शन के लिए कोई यूज करनी है। क्वालिटेटिव रिसर्च भी रहता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी रहता है, उसके साथ हमें प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कौन सा कलेक्ट करना है। डिसाइडिंग द सैम्पलिंग प्लान, अभी सैंपल्स कैसे कलेक्ट करेंगे, सैंपल्स मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा बढ़िया मार्केट साइज है, वहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर्स है, अवेलेबल कस्टमर्स, तो हमें सबके साथ तो कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। जब भी हम मार्केट का सर्वे करेंगे तो एट दैट टाइम यू हैव टू सिलेक्ट फ्यू ऑफ द कस्टमर्स इन द मार्केट, आणि मग त्या कस्टमर्सचं तुम्ही काय कराल, त्यांचा सर्वे केल्यानंतर त्यांच्यासाठी काही क्वेश्चनरी प्रोव्हाइड केली जाईल आणि त्यातून जे आन्सर्स तुम्हाला मिळतील तो काय असेल, तुमचा सॅम्पलिंग प्लॅन असेल। त्यामध्ये असेल कलेक्टिंग, अनालायझिंग आणि इंटरप्रिटिंग द डेटा। यामध्ये काय केलं जातं की त्या जो काही डेटा तुमच्याकडे आलेला आहे, इंटरप्रिटेशन करणं, अनालिसिस करणं किंवा ह्या जो पार्ट येतो, म्हणजे किती इन्फॉर्मेशन करेक्ट आहे। मी तुम्हाला एखादा सर्वे करायला दिला, तुम्ही प्रत्येकाने तो सर्वे करून माझ्याकडे जो डेटा आणलेला आहे, तो प्रत्येक डेटा खरंच किती बरोबर आहे, अचूक आहे का, ह्या गोष्टी मला काय कराव्या लागतील, अनालिसिस करावे लागतील। इथेही तसंच आहे, तुम्हाला प्रत्येक स्टेप मध्ये बघा दिलंय, रेफर्स टू आयडेंटिफाय प्रॉब्लेम फेस बाय द ऑर्गनायझेशन, द प्रॉब्लेम शुड बी क्लिअरली डिफाइन, द रिझन फॉर रिसर्च शुड ऑल्सो बी स्पेल्ड आउट। म्हणजे जेव्हा आपण फर्स्ट स्टेप वर जातो, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लेम, तिथे काय करायचं की ऑर्गनायझेशन कुठले प्रॉब्लेम्स फेस करते ते फाइंड आउट करायचे। डेव्हलपिंग रिसर्च प्लॅन मध्ये काय करायचंय की एखादी गोष्ट डिझाईन केली जाते बघा, त्यामध्ये स्टेप्स दिल्या जातात। जसं की तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह एकदा डिफाइन केलेले आहेत, त्यामध्ये हायपोथेसिस येते। हायपोथेसिस म्हणजे काय असतं, तर गृहीतक असतं, आपण काही गोष्टी गृहीत धरलेल्या असतात, दॅट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटीज। दॅट मीन्स दॅट पॉसिबिलिटीज आर समटाइम्स पॉझिटिव्ह अँड समटाइम्स निगेटिव्ह। दिस इज युअर हायपोथेसिस अँड क्वेश्चन्स फॉर द रिसर्च, म्हणजे काय की क्वेश्चनरी तयार केली जाते त्या रिसर्चसाठी, की मला नक्की काय फाइंड आउट करायचं आहे त्या रिसर्च प्लॅन मध्ये, म्हणजेच माझं फायनल आउटपुट काय असेल, माझा रिपोर्ट काय असेल, हेच तुम्हाला तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये सुद्धा करायचं आहे। मार्केटिंगचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना मी मुद्दामून सांगेल की ज्यांनी कोणी आतापर्यंत प्रोजेक्ट चं नेम सिलेक्ट केलेलं नाही, टॉपिक सिलेक्ट केलेला नाही, त्यांनी काय करायचंय की तुम्हाला नक्की फाइंड
फाइंड आउट काय करायचं, त्या प्रोजेक्टचा रिझल्ट काय लावायचा आहे, त्यानुसार तुम्ही ते टॉपिक सिलेक्ट करा. अदरवाईज काय होतं की तुम्ही एखादा टॉपिक माझ्याकडे किंवा कुठल्याही अदर टीचर्सकडे जेव्हा घेऊन येता, तेव्हा ऍक्च्युअली तो टॉपिक आपण सिलेक्ट करतोय म्हणजे नक्की कशासाठी, आपल्याला काय करायचंय, अशी क्वेश्चन्स माझ्याकडे येणाऱ्या स्टुडंट्सला मी 100% विचारणार आहे. त्यामुळे जर आता कोणी प्लॅन करत असेल की मला अजून टॉपिक सिलेक्शन झालेलं नाही, मला मार्केटिंग मध्ये, HR मध्ये किंवा फायनान्स मध्ये सुद्धा असेल, तर तुम्हाला जे काही फाइंड आउट करायचे ते माहिती असणं खूप गरजेचं आहे इथे, जेव्हा तुम्ही रिसर्च प्लॅन तयार करणार आहात. दिस स्टेप रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड ग्रेट एक्सपर्टाइज, यानी कि यहाँ पे टॉपिक सिलेक्शन प्लान बनाना ये बहुत बढ़िया बात है, इसमें बहुत सारा टाइम जाता है. अभी आपके पास तो बहुत सारा टाइम था, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने टॉपिक सिलेक्शन नहीं किया, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा आपका जो इंटेलिजेंस है वो दिखाना है कि आपने एग्जैक्टली क्या सर्च किया आहे, किस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आहे. तर इथे तुम्हाला लक्षात येईल की डिझाइन ऑफ द रिसर्च इन्क्लूड्स अनालिसिस ऑफ सेकंडरी डेटा, क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च, मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस. रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट टू कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च. यहाँ पे रिसर्च डिजाइन किस तरह से की जाती है, रिसर्च डिजाइन मतलब क्या है, ब्लूप्रिंट है, यानी कि जो भी मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है, रिसर्च के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन करते हो, दैट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइनिंग. समझ में आ रहा है ना. इट प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट. ओके. डिसाइडिंग द टाइप ऑफ डेटा, अभी इसमें क्या आता है, इंटरव्यूज यानी कि सर्वे किया जाएगा, किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है. सेकेंडरी डेटा इज अ पास डेटा, यानी कि हम मैगजीन्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज उनके थ्रू भी हम क्या करते हैं कि बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है किसी एक एरिया के बारे में. हमने एक एरिया फाइंड आउट किया ना कि यहाँ जिसमें हम रिसर्च करने वाले, तो उस रिलेटेड डेटा हमें इस तरह से सेकेंडरी डेटा अवेलेबल होता है. डिटरमाइनिंग द रिसर्च अप्रोच, अभी यहाँ पे रिसर्च अप्रोच डिटरमाइन करना है. रिसर्च अप्रोच को डिटरमाइन करते वक्त देर आर इट रेफर्स टू सिलेक्टिंग द टाइप्स ऑफ रिसर्च. Following points explain two main types of research approach, qualitative and क्वांटिटेटिव. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च करना है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव ऐसा डेटा कलेक्ट करना है, या आपको किसी जैसे स्टैटिस्टिक्स जिसमें रहता है, नंबर्स रहते हैं, तो उस तरह का हमें क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है. समझ में आ रहा है ना कि कस्टमर्स कितने हैं, बहुत सारे कस्टमर्स है, ऐसा हम नहीं बोल सकते. अगर हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है, हमारा अप्रोच क्या है कि उसके अंदर हमें नंबर्स में काउंटिंग करना है, मेजरमेंट्स लेने, तो यहाँ पे क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाएगा. क्वालिटेटिव रिसर्च अगर है तो हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए हर चीज का, जो भी डेटा आपके पास है. ओके, डिस्क्रिप्टिव डेटा होगा. सिलेक्टिंग द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के लिए आपने क्या किया है, किस तरह से डेटा कलेक्ट किया. फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी मेथड्स, जो मैंने पहले भी आपको डायग्राम के वक्त बताया था. डिसाइडिंग द सैम्पलिंग प्लान, सैंपल यूनिट्स लेने हैं, सैंपल साइज डिसाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसके बारे में हमारे पास होना जरूरी है. कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि इंटरप्रिटेशन लेना है, यानी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग डेटा, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिकमेंडिंग एक्शंस. हर एक चीज पे हमें एक्शंस लेने हैं कि जो भी है हमारे पास उसके अंदर अगर कोई चेंजेस चाहिए तो हमें कौन सी एक्शन लेनी पड़ेगी. समझ में आया. जे इथे कसं आहे की तुम्ही जो रिसर्च आता प्रोजेक्टवर जो रिसर्च करणार आहात, सेम प्रोसेस तुम्हाला इथे करायची. ही प्रोसेस ज्यांना समजली त्यांना प्रोजेक्ट कसा करायचा ते समजलेलं असेल. ओके. स्कोप ऑफ रिसर्च इन इंटरनल मार्केट, आता रिसर्च साठी काय स्कोप आहे इंटरनल मार्केटमध्ये. इंटरनॅशनल मार्केटिंग रिसर्च इन्व्हॉल्व साउंड असेसमेंट ऑफ अ फॉरेन market. While assessing the foreign market, the marketer takes into consideration political stability. यानी कि अगर फॉरेन मार्केट का हमें रिसर्च करना है तो वहां पे कौन सी चीज होना जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना जरूरी है, कल्चरल एट्रीब्यूट्स, जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स, इन सारे चीजों का डेटा हमारे पास होना जरूरी है.
There are many areas such as economy, market condition, advancement of technology, competitors, which can be focused while researching a foreign market. अभी हमें फॉरेन मार्केट में अगर बिजनेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट की कंडीशन जान लेंगे, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ की टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, एंड कॉम्पिटिटर्स किस तरह के, अदर कंट्रीज में अगर हम जा रहे हैं तो इतनी सारा इंफॉर्मेशन रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वहाँ की इकोनॉमी का भी स्टडी किया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने और एक चीज दी है, बिजनेस साइकिल ट्रेंड्स। बिजनेस साइकिल किस तरह से चलती है, जैसे हमारे डोमेस्टिक मार्केट की बिजनेस साइकिल है कि जो 4 Ps हमने स्टडी आज तक किए है कि 4 Ps के ऊपर हमारी साइकिल है, या जो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो भी एक उसका डायग्राम हमने स्टडी किया है कि जैसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो उस तरह से हमें बिजनेस साइकिल ट्रेंड्स को जानना जरूरी है। फॉरेन मार्केट में किस तरह का ट्रेंड है, द नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड द मार्केट सेगमेंट crucial for deciding organization's entry or exit from the market and country। यानी कि स्कोप ऑफ रिसर्च में हमें और एक चीज ध्यान में लेने की, कौन सा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, तो मार्केट सेगमेंट किस तरह से बनाए जाएंगे, वहाँ का कस्टमर का ग्रुप किस तरह का है, किस कस्टमर की सिमिलर सेम डिमांड है, सेम टाइप से उनकी साइकोलॉजी है, तो या सेम रिस्पॉन्स हमें उनसे मिलता है। तो सेगमेंट को बनाना या मार्केट में एंट्री करना या एग्जिट होना, ये भी बहुत रिस्की कंडीशन है या रिस्की सिचुएशन रहती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, सो इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है, उन्होंने बताया कि मार्केटिंग मेक्स अ डिसीजन आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कॉस्ट, टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्स। आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कितना है, कॉस्ट कितनी लगने वाली है, या टाइम पीरियड कितना है। ओके, कितने टाइम पीरियड के अंदर आप कौन सा एक प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके चीज पे डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन को। in addition there are some other factors that affect the marketing decisions of an organization going global। following points explain these factors। यानी कि अगर मुझे वो डिसीजन लेना है तो किस तरह के फैक्टर्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे रिसर्च ऑफ इंडस्ट्री एक्ट्स एज एन एसेंशियल टूल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉम्पिटिशन ड्राइवन मार्केट। रिसर्च ऑफ एन इंडस्ट्री इंक्लूड्स द फॉलोइंग, एक्विजिशन एनालिसिस। रिसर्च इंडस्ट्री क्या करती है, फिर एक्विजिशन एनालिसिस क्या करता है, रेफर्स टू द एनालिसिस ऑन द एक्विजिशन डन इन द इंडस्ट्री। In acquisition analysis, organization contemplates to acquire another organization for expansion purpose। Acquisition analysis के अंदर जैसे हमने उसके पहले एक जो टॉपिक है वो स्टडी किया था, टेक ओवर करना, मर्जर एंड एक्विजिशन, ट्रंकी प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह से वो एनालिसिस करते हैं कि हमें किस तरह से एंट्री मिलेगी मार्केट में। समझ में आया ना, किसी एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करके जा सकती है, एंट्री कर सकती है। तो इस तरह का मैटर हमें यहाँ पे समझना है। डाइवर्सिफिकेशन है मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एनालिसिस में प्रोवाइड्स मेथड फॉर क्वांटिफाइंग रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स in minimizing business and financial risk by diversifying organizations business। यहाँ पे अभी डायव्हर्सिफिकेशन करणं म्हणजे काय की आपण काही चेंजेस आणतो, फेरबदल ज्याला म्हणतो आपण, की ही एक रिस्की पोझिशन आहे। यामध्ये बिझनेस काय केला जातो, डायव्हर्सिफिकेशन काय करतं की जे रिस्की फॅक्टर्स आहेत, मग बिझनेस मध्ये फायनान्शियल काही रिस्क असतात, तर ते कसे मिनिमाइज करता येतील, ही रिस्क कशी कमी करता येईल, त्यासाठी काही चेंजेस आणले जातात, डायव्हर्सिफिकेशन केलं जातं। मार्केट शेअर अनालिसिस मध्ये काय सांगितलं, इंडिकेट्स हाऊ वेल अन ऑर्गनायझेशन इज परफॉर्मिंग इन द मार्केट प्लेस इन कंपॅरिझन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द फॉरेन मार्केट। म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक वेळी काय करायचंय की मार्केट शेअर अनालिसिस करताना तुमचं परफॉर्मन्स ऑर्गनायझेशनचा कम्पेअर केलं जातं कॉम्पिटिटर सोबत फॉरेन मार्केटमध्ये। ओके, export analysis shows the opportunities available in the international market।
and it shows which type of products and services have more demand in the foreign market. अभी आपका डोमेस्टिक मार्केट का कोई एक प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग में अगर जा रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वहां के मार्केट में आपके सर्विस के लिए कितनी डिमांड है, इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्टिंग एनालिसिस किया जाता है। रिसर्च मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हमें स्टडी करने हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते वक्त हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। Following are some significant market characteristic that should be considered while researching a market. अभी मार्केट रिसर्च करते वक्त हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। करंट मार्केट साइज है ना, पॉपुलेशन वहां की कस्टमर की, पोटेंशियल बायर्स कितने हैं, कितने नंबर में है, टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स। ओके, प्रोजेक्टेड मार्केट ग्रोथ रेट refers to the future product sales within a given market. मतलब उस मार्केट में हमें फ्यूचर सेल्स कितना होगा, उसके लिए हमें ग्रोथ रेट चेक करनी है मार्केट की। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स, वहां पे टेक्नोलॉजी स्किल्स कितने यूज किए जाते हैं या टेक्निकल स्किल ह्यूमन रिसोर्स कितना यूज किया जाता है उस मार्केट में, तो टेक्निकल पर्सन्स की वहां पे कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी देखना जरूरी है। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, फाइनेंस बेस हमारा कैसा है, बैरियर्स टू एंट्री यानी एंट्री के लिए कौन से बैरियर्स है, जैसे तारीफ और ट्रेड हमने स्टडी की है कि उस रिलेटेड कौन से लीगल रूल्स है, कौन से पॉलिटिकल रूल्स है, उनको जानना जरूरी है मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते वक्त। सीजनल फैक्टर्स कौन से इम्पैक्ट करते हैं आपके बिजनेस पे, डिमांड और प्रोडक्ट्स पे। फॉर इंस्टेंस समर सीजन इंक्रीजेस डिमांड और कोल्ड बेवरेजेस। रिसर्च मार्केट ट्रेंड कौन से है, फॉलोइंग आर द की मार्केट ट्रेंड्स, जैसे चेंजेस इन कस्टमर नीड्स एंड बिहेवियर, कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर द इंडस्ट्री and new entrants and competitors in the industry, and upcoming business models and best practices of the industry। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में हम सोचते हैं ना कि आज अगर 3G है, कल 4G था, और शायद परसों और कौन सी तो नई चीज मार्केट में एंट्री करेगी, तो ये अपकमिंग ट्रेंड्स है, तो इनको जानना भी बहुत जरूरी है, ये जो मार्केटिंग ट्रेंड है। ओके, तो अभी सबसे लास्ट पॉइंट इसमें बचा है, आईटी इन मार्केटिंग रिसर्च। आईटी का रोल क्या है? इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च यूटिलाइजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू क्लोज द नॉलेज गैप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना नॉलेज है या जो गैप है नॉलेज का, तो वो फुलफिल कौन करता है, तो टेक्नोलॉजी करती है। टेक्नोलॉजी में फिर कौन किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो हम आगे देखने वाले हैं। In an organization, information technology can be used in the form of marketing information system, MIS system को स्टडी करना है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS को हमें स्टडी करना है। तो ये MIS सिस्टम क्या कहती है? इट इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम that is designed to provide an organized flow of information and support the marketing activities of an organization। ये स्टोर करना, एक जो डेटा है, जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है, उसे स्टोर करना, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, ये एमआईएस सिस्टम के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। इट इज अ सेट ऑफ एफिशिएंट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट, evaluate, sort and generate reports for making effective marketing decision। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इस डेटा को अगर हम स्टोर करते हैं, हमारी सिस्टम क्या करती है, तो स्टोरिंग भी करती है, कलेक्ट करती है, इवेल्युएट करती है, सॉर्ट किया जाता है और उसके थ्रू हम लोग रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इफेक्टिव डिसीजन लेना पॉसिबल हो जाता है। तो किस तरह से ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है बिजनेस के अंदर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एमआईएस डिपार्टमेंट दैट गैदर्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केटिंग मिक्स, कस्टमर बिहेवियर, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर। एट ए टाइम मैन्युअली अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करती है, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हमारा फाइनल आउटपुट निकलता है और हम डिसीजन ले सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी वहां पे अप्लाई करनी, किस तरह का कस्टमर है, कस्टमर का बिहेव कैसा है, या मार्केट की साइज कितनी है। ओके,
So benefits of MIS. MIS provides foundation for various decision related to product development. अभी प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट करनी है, प्राइसिंग के अंदर चेंजेस लाने हैं, पैकेजिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो MIS सिस्टम इसके लिए बेनिफिशियल है. मार्केट में मॉनिटरिंग करना हमें बहुत अच्छे से आता है इस सिस्टम के थ्रू. जैसे कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट्स के बारे में पता चलता है, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ कस्टमर, न्यू टेक्नोलॉजीज, competitors activities and government policies. स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के लिए भी MIS सिस्टम क्या करती है देख सकते हैं आप यहाँ पे. MIS प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, स्टोर करना, ये अगर इसका काम है तो ये डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी. और आगे जाके अगर कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको उसके लिए डिसीजन लेना है तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं MIS सिस्टम के थ्रू. इट एनेबल्स मार्केटर्स टू डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, पर्सनल सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस एंड पार्टनरशिप. हर एक चीज के लिए ये MIS सिस्टम आपको डेटा प्रोवाइड करती रहेगी. फंक्शनल इंटीग्रेशन किया जाएगा इसके थ्रू. फंक्शनल इंटीग्रेशन के अंदर क्या आता है, रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज. अभी किसी चीज को इंटिग्रेट करना, ज्याला आपण म्हणतो ना एकत्रित करणं, मार्केटिंगच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याचं कोऑर्डिनेशन कसं होतं, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचा जो डेटा आहे तो एकत्रित कसा केला जातो, सच एज कस्टमर सर्व्हिस, इंजिनियरिंग, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन. ऑल डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट की जाती है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है उस इंफॉर्मेशन के थ्रू, और बाद में हम फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं. ओके, इस तरह से जो MIS सिस्टम है ये हमारे लिए हेल्पफुल रहती है. क्वेश्चंस क्या दिए अभी इसके अंदर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, या आपने नोट्स बनाए तो भी अच्छा है. यहाँ पे ये जो सेकेंड यूनिट है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है इंटरनेशनल मार्केटिंग का. अभी हम थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स. इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइन डिसीजन लेना, ये सब टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि थर्ड चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है. इंटरनेशनल प्राइसिंग डिसीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन है, प्रमोशनल डिसीजन है, यानी कि जो 4 P's रहते हैं, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, उस तरह से यहाँ पे 4 चैप्टर्स दिए हैं, तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे. इसके अंदर सीक्वेंस थोड़ा चेंज रहेगा, जिस तरह से सीक्वेंस है उसी तरह से हम स्टडी करेंगे. अगर कोई आगे पीछे पॉइंट छूट रहा है तो आप बोल सकते हैं. इंटरनेशनल प्रोडक्ट डिसिजन हा पहिला पॉइंट आहे आपला. थर्ड युनिटला स्टार्ट करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की प्रोडक्ट तयार करताना आपल्याला नक्की कुठल्या गोष्टी माहिती असल्या पाहिजेत. हे मी बऱ्याचदा मार्केटिंगचे स्टुडंट असल्या कारणाने लास्ट इयरलाही आपण खूप डिस्कशन केलंय, पण क्लासमध्ये असल्या कारणाने आपण फेस टू फेस बऱ्याचशा गोष्टी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय. PLC स्टडी केलाय, पॅकेजिंग लेबलिंग स्टडी केलाय. फक्त आता आपल्याला तेच काय करायचंय, इंटरनॅशनल मार्केटिंगशी कम्पेअर करायचं किंवा आणखी काय बदल त्यामध्ये येतात इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये. ब्रँडिंग डिसिजन कसा घेतला जातो हे प्रोडक्ट डिसिजन मध्येच त्यांनी मेन्शन केलंय की प्रोडक्ट स्टँडर्डायझेशन वर्सेस अडॅप्टेशन स्ट्रॅटेजी. त्यामध्ये इंटरनॅशनल प्रोडक्ट लाईफ सायकल, रोल ऑफ पॅकेजिंग अँड लेबलिंग, ब्रँडिंग डिसिजन्स इन इंटरनॅशनल मार्केट, इंटरनॅशनल मार्केट सेगमेंटेशन अँड टार्गेटिंग, इंटरनॅशनल प्रोडक्ट पोझिशनिंग. ओके, तर इथे आपल्याला इंट्रोडक्शन टू इंटरनॅशनल प्रोडक्ट डिसिजन मध्ये काय करायचंय की काही डिसिजन्स घेताना आपल्याला काय फर्स्टली करावं लागेल, त्यासाठी काही ग्लोबल मार्केटिंग करताना आपल्याला स्टेप्स दिलेले आहेत. आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर इंटरनॅशनल मार्केट. द फर्म हॅज टू कॅरी आउट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग केलं जाईल.
प्रोडक्ट्स तुम्हाला आयडेंटिफाय करतात. दॅट इज आयडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट्स अँड प्रोडक्ट्स बाय कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च. म्हणजे काय की तुमचं प्रोडक्ट कुठलं आहे आणि ते कुठल्या मार्केटमध्ये सेल केलं जाऊ शकतं. असं तर नाही ना तुमचं कुठलंही प्रोडक्ट कुठल्याही मार्केटमध्ये सेल होईल. मग त्या मार्केटची ती डिमांड आहे का, रिक्वायरमेंट्स आहेत का, या गोष्टींचा तुम्हाला थोडा स्टडी करावा लागेल. Poorly conceived product often leads to marketing failures. It was not a smooth sailing in the Indian market for a number of transnational food companies. म्हणजे काय की बरेचसे प्रोडक्ट्स असे आहेत की त्यांना थोडासा त्यांचा फॉर्म चेंज करावा लागतो. जसं त्यांनी इथे बघा एक्झाम्पल दिले, केलॉग, पिझ्झा हट, मॅकडोनाल्ड अँड डॉमिनो पिझ्झा हॅव ऑल रन इनटू ट्रबल इन द एक्सपिरियन्स द ट्रबल वॉटर्स इन इंडियन मार्केट ॲट वन पॉइंट ऑफ टाइम. म्हणजे काय की बऱ्याचदा असं होतं की समजा आता मॅकडोनल्डचे प्रोडक्ट्स तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं की काही कंट्रीज अशा आहेत, आपण ह्याच सेकंड चॅप्टर मध्ये इंटरनॅशनल मार्केटिंगचं स्टडी केलं की तिथे काही फिश साठी त्याचा पिझ्झा वगैरे बनवून खातात किंवा वेगळ्या पद्धतीची डिश तिथे ऍक्सेप्ट केली जाते. म्हणजे तोच प्रोडक्ट वेगळ्या फॉर्म मध्ये त्यांना अवेलेबल पाहिजे असतो. मग अशा वेळेस काय असतं की तुम्हाला थोडासा स्ट्रगल करावा लागतो, तिथले रिसर्च करावा लागतो आणि नंतर डिसिजन्स घ्यावे लागतात की नक्की हे जे प्रोडक्ट्स आहेत इन डोमेस्टिक मार्केटमध्ये ज्या फॉर्म मध्ये आपण सेल करतो तशीच डिमांड फॉरेन मार्केटमध्ये असणार नाही. टेस्ट मध्ये चेंज होईल, फ्लेवर मध्ये चेंज होईल, साईज शेप मध्ये बदल होईल, सगळ्याच गोष्टींमध्ये चेंजेस असतील. ते चेंजेस केव्हा कळतील, जेव्हा तुम्हाला काय करावं लागेल की रिसर्च केल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, आता मग त्यासाठी त्यांनी दिला बेसिक मिस्टेक दॅट दिस फर्म मेड वेअर. मग आता कुठल्या मिस्टेक्स फर्म करतात, तर अंडरस्टँडिंग ऑफ स्पेंडिंग पॅटर्न्स ऑफ कन्झ्युमर्स. म्हणजे जसं की तिथल्या कस्टमरचा स्पेंडिंग पॅटर्न कसा आहे, त्यांची ॲबिलिटी किती आहे. जसं की ते जर आपण काय म्हणतो की खूप कॉन्शियस आहेत, प्राइस कॉन्शियस आहेत, तर मग अशा केसमध्ये आपण काय केलं पाहिजे की त्याच लेवलचे प्रोडक्ट्स त्या मार्केटमध्ये घेऊन गेलं पाहिजे. म्हणजे ते दे लुक फॉर व्हॅल्यू फॉर मनी असं दिलंय अँड इन देअर परचेस डिसिजन फार मोर दॅन देअर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स डू. म्हणजे काय की बाहेरच्या प्रोडक्ट बद्दल ते काय करतात की ते परचेसिंग करताना, तो डिसिजन घेताना खूप विचार करून घेतात. त्यांच्या दृष्टीने जी काही व्हॅल्यू आहे, म्हणजे पैशांसंदर्भात जे काही त्यांची व्हॅल्यू आहे किंवा त्यांचं स्पेंडिंग पॅटर्न आहे, तो आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ही चूक फर्मने कधीच करायची नाही. ते सगळं अंडरस्टँड करणं खूप गरजेचं आहे. अंडरस्टँडिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ देअर ट्रान्सनॅशनल ब्रँड्स. आता ट्रान्सनॅशनल ब्रँड्स मध्ये काय दिलंय, these MNCs estimated their brand image very high in the international markets and the globalization of markets was considered to be very potent factor for getting a large number of customers for their products as happened in African and other East Asian countries. म्हणजे जे बाहेरचे ब्रँड्स आहेत तर त्याची स्ट्रेंथ म्हणजे आता जसं MNC बऱ्याच ठिकाणी काम करतात, MNC बाहेरच्या मार्केट पर्यंत त्यांचे प्रोडक्ट्स घेऊन जातात. तर तिथला जो कस्टमर आहे तो कशा दृष्टीने त्याकडे बघतो किंवा त्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, तर ह्या गोष्टी आपण समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. त्यांचा अप्रोच समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. स्ट्रेंथ समजून घेणं खूप गरजेचं असणार आहे. मार्केट सेगमेंट रिलेटेड जो डिसिजन घेतला जातो त्यामध्ये दिलंय फर्स्ट प्रोडक्ट डिसिजन टू बी मेड इज द मार्केट सेगमेंट डिसिजन बिकॉज ऑल अदर डिसिजन्स प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, पोझिशनिंग, कम्युनिकेशन डिसिजन डिपेंड अपॉन द टार्गेट मार्केट. म्हणजे मार्केटच्या सेगमेंट रिलेटेड जेव्हा डिसिजन घ्यायचा तेव्हा एक्झॅक्टली त्या प्रोडक्टसाठी आपण डिसिजन घेणार आहोत की मी जो सेगमेंट टार्गेट केलेला आहे त्या सेगमेंटच्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, मग त्या प्रोडक्टची प्राइस किती असली पाहिजे, प्रोडक्ट ची पोझिशन कशी असली पाहिजे आणि त्या सेगमेंट सोबत कम्युनिकेशन कशा पद्धतीने केलं पाहिजे, कुठल्या मीडियाशी मी कनेक्टेड असलं पाहिजे का माझा कस्टमर असेल. प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन कसा आहे, pertains to the type of products and product variants to be offered to the target market. म्हणजे इथे आपल्याला प्रोडक्ट मिक्स डिसिजन घेताना काही प्रोडक्ट व्हेरियंट्स दिलेले आहेत. तर त्यामध्ये आपण बघूया, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आहे, प्रोडक्ट स्पेसिफाय कसा केला जातो. मग याच्यासाठी जी प्रोसेस दिलेली आहे ती आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. इथे आज आपण थांबतोय.
थँक्यू सो मच. यामध्ये काही अडचण नसणार आहे. आज आपण सेकंड युनिट संपून थर्ड युनिटला स्टार्ट केलंय. आपण पुढच्या लेक्चरला प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बघूया. तर काही अडचण असेल तर विचारायचे. ओके. सो थँक्यू सो मच.